तो बिजनेस कोच में सबसे इम्पोर्टेंट है कि पहले आप खुद खुद सिद्ध करो, द्राविड़ जैसे, गंभीर जैसे कुछ करो, उसके बाद आप ध्यान दो। तो अगर बिजनेस करना है तो 4 चीज़ आँख बंद करके ध्यान दो, आप सक्सेसफुल होंगे। 4 चीज़, कोई भी धंधा कर रहे हो, आप कचरा उठा रहे हो, आप जूस बना रहे हो, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, 4 चीज़। सबसे पहला सी इज़ सर कितनी पूंजी से कोई स्टार्ट कर सकता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को फोड़ने के लिए क्या चीज़ें जाननी चाहिए और कैसे इवेंचुअली उसको क्रैक करना है? ठीक है, थोड़ा बैकग्राउंड लेते हैं। ठीक है। इंडिया चाइना का 1% भी नहीं बन सकता अगले 10 साल में। आप गुजराती मारवाड़ी को देखो, खास करके बिजनेस में आइस फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्री, ये मेंटेन करते हैं। ये स्टार्टअप को सीखना चाहिए। एक बात बताइए कि ऐसे अदानी के कौन से मिस्टेक्स थे जो 2 से 3 मिस्टेक्स थे जिनकी वजह से उनको दिक्कतें आई? नंबर 1, गाड़ी 5th गियर में नहीं चलाना चाहिए। आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम लोग सच्चाई पे बात करेंगे, बिजनेस में क्या सच्चाई है। बहुत सारे लोग इंटरनेट पे आते हैं और आपको ऐसे सुझाव दे जाते हैं, ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताते जाते हैं जिससे आपका टाइम पैसा दोनों चीज़ें वेस्ट होती हैं। आज हम बसेस सर के साथ हैं और इनका जो एक्सपीरियंस है, इनकी जो स्टोरी है वो तो हम सुनेंगे ही, इसके साथ साथ हम, जैसा मैंने पहले कहा, बिजनेस के सच्चे नियम को समझेंगे। बिल्कुल। कैसे हैं सर आप? ऑल गुड, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर जैसा कि मैंने बोला कि आप एक बार अपनी जर्नी जो रही है, अ, अगर आप बता सकें आपकी जर्नी अभी तक कैसी रही है, ऑडियंस को भी आइडिया लग जाएगा थोड़ा। बिल्कुल, मैं बहुत कन्फ्यूज़ था और लाइफ में क्या करना मालूम नहीं। फैमिली बिज़नेस में जन्म हुआ तो भाई जैसे एक गुजराती फैमिली में होता है, 6 साल की उम्र में मम्मी बोलते हैं, यार सैटरडे संडे क्या टाइम पास कर रहे हैं? आधा दिन खेल, थोड़ा होमवर्क कर ले, आधा दिन धंधे पे बैठ। संडे का दिन भी हम धंधे करते थे। तो तब से बिज़नेस का कीड़ा घुस गया और पेरेंट्स ने फ्री हैंड दिया, लाइफ में जो करना है कर। 2 कंडीशन है, जो करना है कर, पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, हैप्पी रहना और बेस्ट रहना। सिंगिंग करना है, डांसिंग करना है, मैथ्स टीचर बनना है, हैप्पी और बेस्ट। तो तभी 2001 का टाइम था। आईटी 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 तो सोचा आईटी इंजीनियर बन जाते। तो कर लिया वीजेटीए में आईटी इंजीनियरिंग। आईटी बॉम्बे का शौक था, कर लिया वो भी। उसके बाद लगा यार ये तो अभी पका हो है, कि अब मज़ा नहीं आ रहा था। फिर मम्मी ने बोल दिया, भाई तेरे को गुजराती है, बनिया है, मैथमेटिक्स नहीं आता, फाइनेंस नहीं आता, फाइनेंस सीख ले। कर लिया फाइनेंस। सीपीए यानी यूएस का सीए, फिर सीएफए एफआरएम, वो भी मस्ती मस्ती में सीख लिया। उसके बाद बोला नहीं ये भी मज़ा नहीं आता, तो एमबीए करने चला गया यूएसए में, बेस्ट कॉलेज में। और वहाँ से करने के बाद फिर मैकेंजी, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में काम किया। और फिर पता चला कि यार ऊपर वाला तो हमें तैयार कर रहा था कि भाई 360 डिग्री, कि जहाँ पे आईटी भी समझो, मार्केटिंग भी समझो, लैंड भी समझो, फाइनेंस भी समझो, ये समझ के अब आप बिजनेस को गाइड करो। तो जर्नी ऐसा रहा कि 2014 में कंपनी चालू किया इंडिया में आके, और तब से लेके आज तक 10 साल में 50,000 लोगों को ट्रेन किया है, 700 कंपनीज को हाथ पकड़ के डीप मेंटोरिंग किया है, और बहुत जर्नी में बहुत मिस्टेक्स देखे हैं, बहुत सक्सेसेस देखा है। तो मेरे पास ऐसे कुछ फॉर्मूलाज है कि अगर लोग वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो लाइफ में खुश रहेंगे और अच्छे एंटरप्रेन्योर बनेंगे। सर मैं अपने एक्सपीरियंस से समझता हूँ जी। और ये सच्चाई है कि जो भी बिजनेस कोच होता है, जो जी। भी चाहे पब्लिक स्पीकर भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक अगर आप इस मैदान में उतरते हैं, इस फील्ड श्योर। में उतरते हैं, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। जी। अगर हम कंपेयर करें किसी सीए को, सीएफए को, जो अपना लैपटॉप पे काम कर रहा है बैठ के, हाँ। और ऑन दी अदर साइड आप बैठे हैं अपने टीम के साथ, एक साइड पे बैठे हैं जहाँ पे आप रिसर्च कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। आपके क्लाइंट बैठे हैं जहाँ पे आप उनको सारी चीज़ें गाइड कर रहे हैं, मेंटोर कर रहे हैं, समझा रहे हैं। बहुत लेंदी प्रोसेस है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। आपने कैसे, व्हाट मेड यू डिसाइड टू डू दिस? इस पे अलग टेक। बिजनेस कोच 90%, और मैं ये खुला बोलता हूँ, उल्लू बनाने का धंधा। आप यूएस का कोई किताब ले लो, जापान का किताब ले लो, टॉनी रोबिन्स के स्पीकर के आप लेक्चर सुन लो, अच्छे स्टाइल में बोल दो, और आप लोगों को मोटिवेशन करवा रहे हो। और मोटिवेशन होता है टेम्परेरी। जैसे रोज सुबह साबु लगाते, फ्रेश फील करते हैं, 1 घंटा धूप में गए, पसीना, साबु का इफेक्ट खत्म, पर नहाना तो है। तो बिजनेस कोच क्या होता है? कोच का मतलब या मेंटोर का मतलब जिसने खुद ने उखाड़ा है, खुद ने कुछ किया है और लोगों को करवाया है। जैसे राहुल द्रविड़ इंडियन टीम के कोच थे, गौतम गंभीर है, कुछ उखाड़ा है, कुछ आता है। करेक्ट। ऐसे बैठ के तो हम सब कोचेज है यार, सचिन को 4 मारना था, विराट कोहली को 6 मारना था। तो ये एक समझना बहुत जरूरी है। तो एनर्जी लगता है, पर एनर्जी के पहले खुद का एक्सपीरियंस, खुद का प्रूफ लगना बहुत जरूरी है। और ये कॉन्फिडेंस इसके लिए था क्योंकि हम फैमिली बिजनेस पहले से कर रहे थे, एक्स से 10x लेके गए, खुद बिजनेसेस, सीरियल एंटरप्रेनर है, ऑटो मोड में कमा रहे हैं। तो वो एक एनर्जी, कॉन्फिडेंस आता है कि भाई नेटवर्क है। अगर मैं यहाँ पे बैठे बैठे मेरे 4 दुकान ऑटो मोड पे चला सकता हूँ, दिन का मुझे 2 लाख का कैश फ्लो प्रॉफिट प्योर आ रहा है बिना मगजमारी का, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पैन इंडिया, ऑनलाइन और फिजिकल, अगर रोज का 6 लाख का माल दे सकता है, अगर मैं ये खुद कर सकता हूँ तो मैं आपको सिखा सकता हूँ। अगर मैं आईपीओ लॉन्च कर सकता हूँ तो आपको सिखा सकता हूँ। तो बिजनेस कोच में सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले आप खुद खुद सिद्ध करो,
राबिड जैसे, गंभीर जैसे कुछ करो, उसके बाद आप ज्ञान। सर क्योंकि अब आपने बात छेड़ ही दी है तो मैं पूछ ही लेता हूँ, ये जितने भी आपने बताया कुछ 80-90% जो बिजनेस कोचेस हैं इंडिया में यस, ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, यस, ठीक है, आपने ही बोला। बिल्कुल। सर इसी के साथ साथ ना ज़रा इनका बिजनेस मॉडल भी समझा दीजिए ताकि लोगों को वैलिडेट करने में, बिजनेस ओनर्स को वैलिडेट करने में पता चल सके कि किसके साथ काम करना है, किसके साथ नहीं करना है। ठीक है, मैं एक जोक बोलता हूँ। मैं जब छोटा था, कॉलेज में था, तो लड़कियों की हाथ पकड़ता था और उनको बोलता था कि यार मेरे को एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री आता है रियल लाइफ में, बट एक ये, ठीक और है। सबको बोलता था घर में स्ट्रेस है। 99% बोलते हाँ घर में स्ट्रेस है। फिर उनको बोलता था यार आपके सपने हैं कि आपको अच्छा बनना है, हाँ हमारे सपने अच्छा बनना है, आप ये करो। अरे यार बसे को तो बहुत अच्छा है, कोचिज ये कर रहे, पहले आपको डरा रहे। फिर एक बड़ा सपना दिखाते कि देखो मैं मर्सिडीज में घूम रहा हूँ, मेरे सब क्लाइंट्स ग्रो कर रहे हैं, तो आपको डरा के वो सपना बेच रहे हैं और फिर आपको मजबूर करते कि ये लेवल तक इतना ही, आगे सीखना है तो और चाबी भरो और पैसे डालो। तो उनका पूरा मॉडल है कि अच्छा बोलना, यूएस के यूट्यूब वीडियोस देखना, किताबें देखना, अच्छे लोगों का डायलॉग्स बोलना, डर को बेस के, इमरजेंसी को बेस, अर्जेंसी को बेस के कि भाई फियर ऑफ मिसिंग आउट। जैसे कोविड में व्हाइट हैट जूनियर ने वुल्फ गुप्ता बनाया कि आपका बच्चा प्यार नहीं करते, गूगल 1 करोड़ देगा, प्यार नहीं करते 1 लाख रुपया भरो, हम भर देते, प्यार है। तो ये जो एंटरप्रेनर्स है कोविड में डरे हुए, क्या होगा फ्यूचर, फिर देख रही है मर्सिडीज में घूम रहा है, इनका क्लाइंट हेलीकॉप्टर में घूम रहा है, काम किया नहीं किया कुछ मालूम नहीं, और फिर वो ट्रैप हो जाते हैं। और ऐसा है कि एनर्जी और मोटिवेशन होता है इनिशियली, हाँ अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, 2 साल के बाद मालूम पड़ा उधर के उधर ही है। इनफैक्ट पैसे गए, एनर्जी गया, टीम बढ़ाए फालतू में, खर्चे हो गए, और फिर वो लोग उदास हो जाते। तो ये बहुत बड़ा ट्रैप और स्कैम है। ठीक है। हम्म, सर आपने बीच में एंटरप्रेन्योर्स की बात की जी, एग्जांपल देते हुए, ठीक है। जी, आज की डेट में आपने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम किया है, हम जी, सिर्फ इंडिया की बात करेंगे जी, लैंडस्केप में। जी, सर कितने तरह के एंटरप्रेन्योर्स एक्चुअली में हैं, कैटेगरी अगर हम करें डिवाइड करके, बाइफरकेट करके, इंडिया में किस तरह के एंटरप्रेन्योर्स एग्जिस्ट करते हैं? ठीक है। हम एंटरप्रेनर्स को डोमेन्स में डिवाइड करेंगे और स्केल में भी डिवाइड करेंगे। भाई सबसे इंपॉर्टेंट एंटरप्रेनर है एक सेल्फ एम्प्लॉयड रामू काका। ये पहला टाइप है कि भाई मैं खुद सब कुछ करूंगा, मेरा छोटा ऑफिस है, छोटा दुकान है, छोटा फैक्ट्री, मैं सब कुछ करूंगा, मैं चलाऊंगा, 3-4 जने हम मैनेज करेंगे। ये हो गया सेल्फ एम्प्लॉयड रामू काका। सेकेंड है स्लाइटली एस्टैब्लिश बिजनेस, 15, 20, 25, 50 का स्टाफ है, कर रहे हैं, बट एक लेवल पे आके अटक गए, अब क्या करना, अब क्या करना, वो भूखे हैं। थर्ड है एकदम प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स, जहाँ पे अच्छी टीम है, सिस्टम है, वो कांस्टेंट एक्सपांशन ढूंढ रहे हैं। ये तो हो गए आपके लेवल के वाइज। और डोमेन्स आप देखो तो बहुत सारे डोमेन्स हैं इंडिया में, रिटेल है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विसेज है, उसके अंदर मेरे को लगता है रियल एस्टेट भी है, हेल्थ केयर है, तो ये सब डोमेन्स है एंटरप्रेन्योर्स के। तो मुझे लगता है एंटरप्रेन्योर्स इतना वास्ट है कि जो खास करके स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, मीडियम एंटरप्रेन्योर्स है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन जो प्रोफेशनलाइज करके स्केल कर रहे हैं वो बहुत आगे बढ़ रहे करेक्ट। सर मुझे ना लाइफ में काफ़ी सालों के बाद ये बात का एहसास हुआ और पता चला कि देर इज़ अ डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अ स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर एंड अ बिजनेसमैन। हैं। ठीक है जी। अब मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि इसमें असलियत में कितना डिफरेंस है, ये दो अलग लोग कैसे हैं, लोग समझते हैं एक ही होता है। नहीं, पहले तो इसको डिफाइन बाद में करेंगे, पहले एंटरप्रेनर होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एंटरप्रेनर, या बिजनेसमैन होता क्या है। रियल डेफिनेशन है जो रिस्क ले, वैल्यू क्रिएट करे और प्रॉफिट कमाए। एंटरप्रेन्योर का मतलब प्रॉफिट थ्रू वैल्यू क्रिएशन, पॉइंट वन। एंड सेकेंड, ये मेरा डेफिनेशन है, जिसके बिना धंधा हो। अब इमेजिन करो 90% एंटरप्रेनर्स ऐसे हैं, उनको 3 महीना किडनैप कर लो, मोबाइल छीन लो, धंधा बंद। तो तुम एंटरप्रेनर काय के, तुम साला रामू काका, तुम ही जाओगे, तुम ही काम करोगे, तू ही परचेज, तू ही सेल, सब वो करोगे। तो पहले ये समझना जरूरी कि एंटरप्रेनर क्या होता है। अब एस्टैब्लिश एंटरप्रेनर जो है, जो इतने सालों से काम कर रहा है, उसमें डिफरेंस ये कि उसने क्रिएट तो कर लिया, बट अब वो मैनेज भी नहीं कर पा रहा, एक्सपांड भी नहीं कर पा रहा, और वो एक्चुअली पिस रहा है। एक बाजू अमेजोन से, एक बाजू डीमार्ट से, एक बाजू मोटा भाई से, एक बाजू टैक्सेशन से, हर जगह से पिस रहा है। और बच्चे से भी पिस रहा है, बच्चा भी बोलता है डैड यू आर फुल, क्या कर रहे हो, चलो मैं खुद का स्टार्टअप करता हूँ, जॉब करता हूँ। स्टार्टअप वाला होता है वो थोड़ा अलग स्टाइल से न्यू एज में काम करता है कि प्रॉब्लम मिला, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और फंडिंग लेते हैं, प्रोफेशनलाइज करते हैं, तो वो थॉट प्रोसेस बहुत अलग है। सर आप इसी के साथ साथ ना एक चीज़ और बताइए कि ये जो स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर है और ये जो टिपिकल हमारे ओल्ड धंधे वाले हाँ, बिजनेसमैन है, ये दोनों एक दूसरे से क्या सीख सकते हैं? ब्यूटीफुल क्वेश्चन। स्टार्टअप वाला ये सीख सकता है एस्टेब्लिश एंटरप्रेनर से कि कैसे वैल्यू क्रिएट किया जाए, और भाई रियल धंधा यानी कैश फ्लो और प्रॉफिट है, ये सीखना है।
आजकल स्टार्टअप्स वाले एक ही चीज़ चाहते हैं, वैल्यूएशन सर, वैल्यूएशन मिले, हम लॉस करेंगे। वो एस्टैब्लिश एंटरप्रेन्योर से देखें कि हिसाब किताब कैसे रख रहे हो, कैश फ्लो का प्लानिंग कैसे कर रहे हो, वो बारीकाई में डेप्थ में कैसे जा रहे हो। आप छोटे दुकानदार को पूछ लो, वो बिना बोल देगा भाई ये रेड लेबल का चाय इधर रखा है, उसके पास वो डेप्थ है। और ये जो एस्टैब्लिश एंटरप्रेन्योर्स है, उनको स्टार्टअप से हसलिंग सीखना चाहिए, हसल कैसे कर रहे हैं। वो अब कंफर्ट जोन में बन गया है, कंफर्ट में अरे चल रहा है सर, मुझे सब आ रहा है, दिवाली निकल रही है। तो जमीन पे जाके रगड़ना, हसल करना, लोगों से मिलना, इनोवेशन करना, ये सीखना ज़रूरी है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जो छोटे कंपनीज है ना, हम उनको बोलते हैं यू गेट योरसेल्फ प्रोफेशनलाइज, आप अपने आप को ओनर से सीईओ बनाओ। जो बड़े कंपनीज है ना, हम उनको बोलते हैं यू डी प्रोफेशनलाइज, आप सीईओ से ओनर बनो। तो ये मिड जर्नी बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है। ठीक है सर, मैं जानना चाहूँगा कि हम सबके लाइफ में नियम होते हैं, ठीक जी। है? एज अ बिजनेस कोच, एज अ मेंटोर, आपके वो लाइफ के क्या नियम हैं जो आप अपने लोगों को जिनसे आप जुड़ते हैं, जिनके साथ यस। आप एसोसिएट होते हैं, उनको भी आप बताते हैं कि ये मेरे नियम है, ये पक्के नियम है, इनको आप फॉलो कर सकते हो? यस। तो अगर बिजनेस करना है तो चार चीज आंख बंद करके ध्यान दो, आप सक्सेसफुल होंगे। चार चीज, कोई भी धंधा कर रहे हो, आप कचरा उठा रहे हो, आप जूस बना रहे हो, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, चार चीज। सबसे पहला सी इज, भाई अपनी क्लैरिटी रखो कि भाई मुझे कहाँ तक पहुंचना है। अपने गोल्स लिख के रखो, क्योंकि अगर आपके पास गोल्स नहीं है तो भाई आप गधे जैसे सुबह उठ रहे हो, चक्की पीस रहे हो, वापस घर पे आ रहे हो, तुम्हारे पास गोल्स नहीं है। सेकेंड, वेरी स्ट्रॉन्ग नियम इसकी, धंधा यानी पैसा, कैश फ्लो पर ग्रिप होना चाहिए। आपके पास पता होना चाहिए कि कितना खर्चा हो रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, इन्वेंट्री में, आउटस्टैंडिंग में किधर अटक रहा है, वो ग्रिप होना चाहिए। थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट भाई, टीम पे इन्वेस्ट करो। भाई बिना टीम का अकेला आदमी भी कर नहीं सकता। टीम नहीं चाहिए तो कोलैबोरेट करो, फ्रीलांसर्स रखो, कंसल्टेंट्स रखो, बट कोलैबोरेट इन टीम। एंड फोर्थ, आज के ज़माने में बेहद ज़रूरी कस्टमर बिहेवियर, क्योंकि कस्टमर हर 2 साल अपना बिहेवियर पैटर्न चेंज कर लिया। अब मैं आपको जोक बोलता हूँ, इतने सालों से अमेजोन और फ्लिपकार्ट ने जो भी पैसा डाला इंडियन मार्केट में, वो पूरा पैसा बर्बाद है। मालूम है क्यों? क्योंकि उन्होंने लोगों को ट्रेन किया ऑनलाइन कैसे लेना। एक बार आदमी हो गया ट्रेन ऑनलाइन कैसे लेना, अब वो बोलता है साला मैं 2 दिन क्यों रुकूँ, मैं तो 10 मिनट में ब्लिंकिट से लूँगा। तो ब्लिंकिट ने मौके पे चौके मार के अमेज़न और फ्लिपकार्ट की पूरी तैयारी का मलाई खा लिया। तो ये होता है कस्टमर बिहेवियर की पैटर्न कैसे चेंज हो रहे हैं। सर सही कहा आपने। इसे कुछ दिन पहले क्रिएटर ने वीडियो बनाया था, उन्होंने स्लिप स्ट्रीम करके फिजिक्स का एग्जांपल देते हुए बताया कि कोई अगर आगे गाड़ी जा रही है तो उसके पीछे जो गाड़ी है उसको उतना एक्सेलरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यस, वो अपने आप चलती रहती यस। है। राइट, तो वो इसे बड़ा हम एक बिज़नेस में कहते हैं लीडिंग एज बिकम्स ब्लीडिंग एज। राइट। जो पहले जाता है, वो अनफॉर्चुनेटली ब्लीड करता है। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम हमने बहुत सारे एग्जांपल्स इंडिया में देखा है, बड़े यस, बड़े क्या मतलब बताऊं अभी, यस, कितने ही सारे एजुकेशन में भी स्टार्टअप्स हैं जो दस यस। दस बिलियन डॉलर की कंपनी बना के फिर इवेंचुअली गायब हो गए। गायब ही हो यस। गए। ठीक है सर, बहुत एक इम्पॉर्टेंट सवाल है जी। और ये देश के लिए है, ठीक है? हम सबको ये बात पता है कि चाइना जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, हाँ। उनकी जो मेजर इकोनॉमी है मैन्युफैक्चरिंग पे ही निर्भर है। यस। इंडिया में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो मैं समझता हूँ, मैन्युफैक्चरर्स नहीं है, कम है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, कम है, बहुत हो सकते हैं, यस। बहुत अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जा सकती है। यस। सर सवाल ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपने लाइफ का करियर वाइज वो डिसीजन बना रहे कि मेरे को मैन्युफैक्चरिंग करनी है, सर कितनी पूंजी से कोई स्टार्ट कर सकता है मैन्युफैक्चरिंग? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को फोड़ने के लिए क्या चीज़ें जाननी चाहिए और कैसे इवेंचुअली उसको क्रैक करना है? ठीक है, थोड़ा बैकग्राउंड लेते हैं। ठीक है। इंडिया चाइना का 1% भी नहीं बन सकता अगले 10 साल तक। ये एक्सेप्ट कर लो, चाइना हमसे 100x 1000x आगे है। लेकिन आज पूरा वर्ल्ड चाइना प्लस वन पॉलिसी पे चल रहा है कि भाई 90% चाइना से आने दो, 10% और किधर से लो, वियतनाम से लो, बैंकॉक से लो, अपना टर्की से लो, इंडिया से लो। तो इंडिया के पास यूनिक अपॉर्चुनिटी है मैन्युफैक्चरिंग का, और मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के जीडीपी में सिर्फ 20% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। आज भी 55% सर्विसेज, आईटी सेक्टर, बीपीओ सेक्टर, ये सब कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बहुत स्कोप वाला है। अभी समझो आपको मैन्युफैक्चरिंग में आना है, आपको पैसे से ज़्यादा नॉलेज और कनेक्शन चाहिए। 0 रुपीज़ में आप मैन्युफैक्चरर बन सकते हो। आपको समझो बनाना है टेनिस के बॉल्स क्रिकेट खेलने के। आप जो कर रहा है काम, पहले उससे काम करो। समझो सप्लाई चेन कहाँ से आ रहा है, कहाँ से हम माल खरीद रहे हैं, किधर बेच रहे हैं। उसके बाद यूनिक अपॉर्चुनिटी है, आप अपने आप को स्टार्टअप में रजिस्टर करो। इतने सारे सब्सिडीज, ग्रांट्स, कोलैटरल फ्री लोन अवेलेबल है कि आप अपना धंधा स्टार्ट कर सकते हो छोटे स्केल पे। एक बार कॉन्फिडेंस आया तो और लोगों से फंडिंग लेके बड़े स्केल पे कर सकते हो। तो मैन्युफैक्चरिंग करना ईजी है, फंड्स की टेंशन नहीं है, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस और कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट।
सर इसी के साथ साथ मैं जानना चाहूँगा कि जो आज की डेट में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एमएसएमईज हैं इंडिया में, जी। उनको किन चीज़ों पे सुधार करने की ज़रूरत है? सबसे पहला, अपने सोच कि भाई मैं इतने साल से धंधा कर रहा हूँ, मुझे मत सिखा, ये नहीं चलेगा, क्योंकि आज इंडिया बदल चुका है। हमारे मॉम डैड जैसे शॉपिंग करते थे 40-50 प्लस जो आज है, आज 20-30 साल वाले लोग ऐसे शॉपिंग नहीं करते। वो अमेज़न पे, ब्रांड्स पे करते हैं, उनको एक्सपीरियंसेस चाहिए, तो कस्टमर बेस चेंज हो चुका है। तो सबसे पहले एमएसएमई को अपनी सोच पे काम करना है। सेकंड, ये ओपन स्टेटमेंट दे रहा हूँ, 40% एमएसएमई 7 साल में गायब हो जाएगा। लिख के ले लो, साइन करके ले लो। क्यों? डेटा ही नहीं है। सफ़ेद काले के चक्कर में, टैक्स चोरी करने के चक्कर में वो इधर छुपाएँगे, उधर छुपाएँगे, ये कंपनी करेंगे, और उसके कारण उनके पास डेटा नहीं है। और आज बिना डेटा का धंधा करना यानी आँख बंद करके गाड़ी चलाना, तुम्हारा एक्सीडेंट निश्चिंत है। तो सभी को रिक्वेस्ट है कि अपने माइंड पे इन्वेस्ट करो, सीखो और डेटा डालो। बिना डेटा आपको पता चलेगा, हाइला मैं धंधे में लॉस कर रहा हूँ। मैं एक ओपन चैलेंज करता हूँ, मैं जब एक्टिविटी कराता हूँ ना, मेरे एंटरप्रेन्योर्स रोते, आँख में रोते, लिटरली रोते हैं। उनको बोलता हूँ अपना प्रॉफिट निकालो। प्रॉफिट में से खुद का जगह का रेंट माइनस करो। खुद का जगह है तो भी रेंट माइनस करो। धंधा नहीं करते तो तू भाड़े पे चढ़ा लेता। सही बात। अच्छा, उसके बाद अपना सैलरी निकालो। धंधा नहीं करते तो तू मेरे पास काम करता, और किधर काम करता? 6 लाख, 12 लाख, 18 लाख कमा लेता। तो रेंट माइनस किया 12 लाख, खुद का सैलरी माइनस किया 18 लाख। सर 30 लाख तो हमारा प्रॉफिट नहीं है। तो भाई तुम बिज़नेस में लॉस कर रहे हो, जागो। तो जब डेटा आता है तो आदमी जागता है और फिर स्ट्रीमलाइन होता है। करेक्ट। सर हम जनरली चाहते हैं, हम में से बहुत लोग चाहते हैं कि यार हमारा ना, हम ऐसी फैमिली में जन्म हो कि जहाँ पे लेगेसी बिजनेस हो। हम सब चाहते हैं कि भाई हमारा अंबानी के फैमिली में जन्म हो, ऐसा मतलब एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ऐसा मीम आंसर वगैरह। दो। जी। तो सर ये लेगेसी बिजनेस कैसे बनाए, कैसे जाते हैं? मैं पहले दुआ करता हूँ कि ना तुम ना तुम्हारा बच्चा कभी सुपर अमीर हो। मैं ये दुआ करता हूँ। मालूम है क्यों? एक स्टैट्स ले लेते हैं। जितने लोगों को लॉटरी लगता है, क्या वो अच्छा या बुरा है? अगर आपको लॉटरी लग गया आज बैठे-बैठे, 1000 करोड़ की लॉटरी लग गई, आपको रोना चाहिए। क्योंकि इतिहास गवाह है, जिसको भी लॉटरी लगा है, 5 साल में, 7 साल में वो बैंकरप्ट हुआ है, वो बर्बाद हुआ है। उदाहरण तौर पे यूके पे एक कचरा उठाने वाला आदमी, उसको लॉटरी लग गया। लॉटरी लग गया तो सबसे पहली चीज़ बीवी चेंज, डाइवोर्स। दोस्तों के साथ पार्टी, ड्रग्स, ऐसे आदतें, बैड हैबिट्स, पैसा मैनेज करने आया नहीं, काम किया नहीं, पैसे उड़ने को टाइम नहीं लगते। 3 साल में कंगाल हो गया, उसका जो घर था, वो घर गया, फैमिली गई, हेल्थ खराब हो गया और फिर वो रो रहा था। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि बिना अर्न किया हुआ वेल्थ टिकेगा नहीं। मुकेश भाई ने जो किया है, धीरू भाई ने जो किया, वो उनकी लेगेसी है। क्या उनके बच्चों में वो परिपक्वता है, वो मैच्योरिटी है कि वो डाइजेस्ट कर पाए? टाइम विल टेल। एक चीज मुकेश भाई ने अच्छा किया है कि बच्चों को अभी से ट्रेनिंग दे दिया है कि भाई रिटेल ईशा संभालेगी, जियो आकाश संभालेगा या अनंत संभालेगा। ऐसे उन्होंने पूरा डिवाइड कर दिया है कि अब बच्चों को ट्रेन करो, प्रेशर करो, लेट देम बी केपेबल। ये तो एक बहुत ईजी कहावत है, मालूम है कि मैं बाइक चलाता था, मेरा बच्चा गाड़ी चलाएगा, उसका बच्चा फरारी चलाएगा, लेकिन उसका बच्चा ऊँट पे आएगा। क्योंकि वेल्थ डज नॉट स्टे वेयर हार्ड वर्क डज नॉट हैपन। तो ये सपना छोड़ दो कि मेरे को अमीर घर में जाना है, मत जाओ। आप हार्ड वर्क करो तो वेल्थ सस्टेन होगा और आप स्ट्रगल कर पाएंगे। जैसे मैं, और एक मेरा बहुत पॉपुलर डायलॉग है, मैं बोलता हूँ, मेरे घर पे एक अडॉप्टेड कुत्ता है, जर्मन शेपर्ड फीमेल, बहुत प्यार करता हूँ उसको। 44 किलोज की, आप इमेजिन कर सकते हो, ह्यूज। रोड पे जाते तो आपको लगता है एक टाइगर जा रहा है, लेकिन सामने से एक स्ट्रीट डॉग आता है और वो भौंकता है तो ये भाग जाती है। तो मैं बोलता हूँ, आप अपने बच्चे को जर्मन शेपर्ड मत बनाओ, इतना पैम्पर मत करो, स्ट्रगल करने दो, स्ट्रीट्स मत बनाओ। करेक्ट सर। सर मेरे ना काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो लेगेसी बिजनेस फैमिली से आते हैं, जी। ठीक है? मुझे ये बात पता है थ्रू कॉन्वर्सेशंस कि इट टेक्स अ लॉट, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उनको खुद को बहुत प्रूफ करना पड़ता है नेक्स्ट सक्सेसर बनने के लिए। वो जो कुर्सी होती है, वो जो एक एमडी की कुर्सी होती है कि हाँ भाई अब फादर रिटायर होंगे और इवेंचुअली मुझे वो कुर्सी मिलेगी, उनके उसके लिए उनको बहुत प्रूफ करना पड़ता है। तो एक्चुअली में व्हाट इट टेक्स टू बी दैट नेक्स्ट सक्सेसर ऑफ दैट फैमिली बिजनेस? देखो, पहले के ज़माने में कुर्सी बहुत ईज़ी था, राजा का बेटा बनेगा राजा। आज के ज़माने में ऐसा सिद्ध नहीं है। आज के ज़माने में 2 केसेस आयुष, बहुत डेंजरस केस है। एक, या तो बच्चा बिज़नेस में आना नहीं चाहता, बोलता है डैड आई एम अपडेटेड, आई एम कूल, यू आर स्टिल लाला, यू आर फूल, मैं क्यों आऊँ? आप सुनोगे नहीं, ये मेरे लायक का काम नहीं है। या तो वो जॉब करेगा या स्टार्टअप करेगा। सेकंड, जो बच्चा आता है और जिसको कुर्सी मिलता है ना, प्यून जाके बाहर बोलते साला चपरासी का डिज़र्व नहीं करता, इसको कुर्सी पे बिठा दिया। तो बहुत ज़रूरी है कि कैपेबिलिटीज़ और चेंज मैनेजमेंट, इस पे आप काम करो। कंपनीज़ को टाइम से सुधारो और बच्चा कैपेबल रहे। और जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका सिंपल तरीका है, जो भी बच्चा बिज़नेस में आता है, मेरा एक रूल होता है,
मैं फैमिली बिजनेस बहुत सारे गाइड किए, 700 फैमिली बिजनेसेस को गाइड करके उनके पॉलिसीज बनाए, 700। रूल नंबर 1, कोई भी बच्चा डायरेक्ट धंधे में नहीं आएगा। अगर आपका बच्चा राहुल गांधी है तो डायरेक्ट कांग्रेस पार्टी का मैं उसको सत्ता नहीं दूंगा, पहले बाहर जा, अपने आप को प्रूव कर, कार्यकर्ता बन। नहीं तो आज भी 50 साल की उम्र में युवा नेता प्रूव करते करते सब ताली बजाएंगे, लेकिन रियलिटी कुछ अलग हो सकता है। सॉरी, कॉन्ट्रोवर्शियल है लेकिन हो सकता है। लेकिन पहले बच्चे को 2 साल 3 साल बाहर करने दो, क्योंकि आप तो जिंदगी भर उसको सिखाओगे, बाहर सीखने दो, बाहर सीखने दो, अच्छे लोगों से सीखने दो। फिर जब वो आता है तभी भी खुर्ची मत दो, उसको एक प्रोजेक्ट दो, बोलो कि पहले तू इनके अंडर सीख, 1 साल समझ, पहले घाई मत कर। फिर ये छोटा प्रोजेक्ट है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ये तेरा बजट, ये प्रोजेक्ट हम उंगली नहीं करेंगे, हमारा ईगो क्लैश नहीं होगा। समझो तुमको गुजरात एक्सपांड करना है, समझो एक नया दुकान खोलना है, ये पूरा तेरा प्रोजेक्ट, 1 साल अपने आप को प्रूव कर। 1 साल प्रूव किया, बड़ा प्रोजेक्ट दो, और 1 साल प्रूव किया और बड़ा प्रोजेक्ट दो, फिर वो तैयार हो गया, फिर उसको गद्दी दो। ये तो मिर्जापुर सीरीज जैसे गद्दी के लिए खून खराबा होते रहेगा। बिल्कुल सही कहा सर आपने। इसी के साथ-साथ हम एक और चीज़ जानते हैं, जो लेगेसी बिज़नेस होती हैं 100 जी। साल, 150 साल पुरानी, इनके नियम बहुत पक्के होते हैं। यस। मतलब ऑब्वियसली क्योंकि इनके एसओपी सेट हैं, इनके फंडामेंटल्स क्लियर है, इनके नियम सारे जैसे आपने पॉलिसी बनाई है, श्योर। उनकी मोस्टली पॉलिसीज़ बनी भी होती हैं जो फैमिली वाली होती हैं कि हाँ, जी। आपने क्या करना है ना? जी जी। सर, इस चीज़ से आज के जो स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो क्या सीख सकते हैं? भाई सबसे चीज़ के जो लेगेसी बिजनेस है, खास करके हम जो कहते हैं ना, जो गुज्जू बिजनेस, मारवाड़ी बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस, 3 चीज़ अमेजिंग सीख सकते हैं आप आयुष। नंबर 1, हिसाब किताब। भाई हिसाब किताब इतना परफेक्ट होता है, उनको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं, उनको पता रहता है भाई मेरे पास 22 लाख का स्टॉक है, आज 14,000 कमाया है, आज इधर लॉस हुआ है, आज इधर आउटस्टैंडिंग है, यानी पैसे का पल्स फैंटास्टिक है। सेकेंड, डिवीजन ऑफ वर्क। ये लोग हमेशा बोलते हैं कि भाई एक आदमी को पूरा काम मत सिखाओ, एक आदमी को परचेज है तो परचेज करने दो, एक आदमी को सेल करना है सेल करने दो। वो डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं कि कभी भी रिस्क ना हो सके। और थर्ड, हमेशा वो करते हैं कि जो इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स है ना, उनके साथ रिलेशनशिप मीट। आप गुजराती मारवाड़ी को देखो, खास करके बिजनेस में, आइस फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्री, ये मेंटेन करते हैं। ये स्टार्टअप को सीखना चाहिए। आजकल हमारे बिजनेस में कोई क्लाइंट है, रफली बात करती है, अरे तू क्या रफ बात करता है, मैं तेरे को दिखाता हूँ, हो जाता है, आई डोंट वांट टू वर्क विथ यू। गुजराती आदमी क्लाइंट गाली देगा ना तो भी क्या बोलते हैं मालूम है, सर गाली दिया है ना, चाय पियो, अगले कल बात करते हैं, क्योंकि उसको मालूम है मुझे धंधा करना है, इससे 5 लाख कमाना है। तो आइस फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्री इतना पावरफुल फॉर्मूला है ना कि ठंडा रख, तू अपना प्रॉफिट देख। प्रॉफिट के लिए गाली खाना है, चमाटा खाना है, खा ले, क्लाइंट का दिल जीत, वो वापस फैन बन जाएगा। करेक्ट, ठीक है। इसी के साथ-साथ एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि हम्म। हमने कहानियाँ सुनी हैं कि यार एक डिसीजन था, जिसकी वजह से अंबानी ने अपना पूरा बिज़नेस सँभाल लिया। ये वो डिसीजन था जहाँ पे वो नीचे भी जा सकता था। ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आप जानते हैं जिन्होंने अंबानी के रिलायंस बिज़नेस में काफ़ी चीज़ें बचाई हैं? देखो, मुकेश भाई का 2 चीज़ एडमायर करता हूँ। फैंटास्टिक आदमी, आदमी को चाहता है बेस्ट आए, तो बेस्ट आदमी आता है। 25 लाख चाहिए, 26 लाख दूंगा, वो बेस्ट आदमी को लाता है, और आदमी को वो परफॉर्मेंस मेजर भी करता है। जैसे अगर मैं रिलायंस के लिए परचेज करता हूँ, वो परचेज वाले के पास आप गए, समझो एक पानी का ग्लास बेचने, आप बोलोगे सर पानी का ग्लास का एमआरपी 10 रुपया है और मैं आपको दे रहा हूँ 4 रुपये में। परचेज वाला बोलता है अरे तू क्या बात कर रहा है, इसका बनाने का कॉस्ट 80 पैसा है, रॉ मटेरियल तू यहाँ से लाता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ये है, इंटरेस्ट कॉस्ट ये है, चल 1 रुपये 20 पैसे में देना है तो दे, नहीं तो लाइन में बहुत खड़े। यानी जो आदमी वो लाते हैं, उनका जो नॉलेज है, जो वो डेप्थ है, उस पर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। बिल्कुल हार्ड कोर प्रोफेशनल टीम है, जो एकदम शुरूड, फेयर बट एकदम शुरूड काम करते हैं। आई थिंक ये एक डिसीजन फैंटास्टिक है। सेकेंड डिसीजन है कि आप देखो कि वो कभी भी मेगा कंट्रोवर्सी में नहीं आए। अडानी जी का देखो, दे ग्रू टू फास्ट, तो नजर में आ गए, हिंडनबर्ग के नजर में आ गए, कांग्रेस के नजर में आ गए, थोड़ा ब्लिप्स आए। मुकेश भाई इज ऑलवेज देयर, कांग्रेस के साथ भी दोस्ती, बीजेपी के साथ भी दोस्ती, आम आदमी के साथ भी दोस्ती, हमको काम करना है, सऊदी के साथ भी दोस्ती। तो वो जो कोलैबोरेशन करते आए ना राइट मार्केट्स पे, उनके पास इतना डेटा आता है। आप इमेजिन करो, आप दिन में कितना घंटा पढ़ते हो, कितना आप बिजी हो, 1 घंटा पढ़ते हो, मुकेश भाई आज के दिन में भी 4 घंटा रोज पढ़ता है। क्या जरूरत है उसको पढ़ने की, हंगर, सीखो में, वो लोगों से बात करते, ही पेस कंसल्टेंट। हमको लगता है यार कोई कंसल्टेंट आएगा उसको 2,000 क्यों दूं, वो एक मीटिंग का 10 लाख देने को रेडी है, प्रोवाइडेड उसको वैल्यू मिले। तो वो नॉलेज जो कंज्यूम कर रहे हैं, जो राइट आदमी रख रहे हैं, और जो उन्होंने नेटवर्किंग करके रखा है, उसका फायदा अगले 50 साल तक, एक दो नहीं, 50 साल तक रिलायंस को मिलेगा। इनफैक्ट इंडिया, मेरे हिसाब से इंडिया नहीं रहेगा, हिंदुस्तान रहेगा, रिलायंस का हिंदुस्तान, वो लेवल का काम किया उन्होंने। करेक्ट सर, डेफिनेटली उनके कुछ डिसीजन ऐसे ही हैं, हमने देखा है, वी बीन ऑब्जर्विंग। अच्छा, आपने बीच में अदानी जी की बात की। अब एक बात बताइए कि ऐसे अदानी के कौन से मिस्टेक्स थे, जो 2 से 3 मिस्टेक्स थे जिनकी वजह से उनको दिक्कतें आई?
नंबर वन, गाड़ी फिफ्थ गियर में नहीं चलाना चाहिए। स्लो एंड स्टेडी, सुमड़ी में रह के जो खेलता है ना, वो जीतता है। बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आके बहुत अग्रेसिव कि नहीं मेरे पीछे मोदी साहब है, मैं कर लूँगा शायद, तो ये फीलिंग शायद जब नज़र में आते तो लोग अटैक करते हैं। तो ही ग्रू टू बिग टू फास्ट, और आज भी है, ही इज़ ऑफ कोर्स इंडिया में टॉप 5 में है, वर्ल्ड में टॉप 20 में है, बिलियनर है, बट अब नज़र पे हिंडनबर्ग कॉन्स्टेंटली अटैक कर रहा है, सब नज़र में कर रहे हैं। तो आई थिंक उन्होंने बहुत चीज़ें राइट की है, फंडामेंटल्स पे काम किया, हार्डवर्क किया है, बट सडन लाइमलाइट में आना और अब रिस्क मुझे ऐसे लगता है कि मोदी जी की फाइनाइट लाइफ है। मुझे लगता है उनका पॉलिटिकल करियर अगले 1 साल 2 साल में और डिम होगा। मोदी जी के बैकिंग के बाद क्या अडानी सर्वाइव कर पाएगा और ये लेवल का शो शाइन कर पाएगा? क्योंकि बहुत लोगों को इतना फास्ट ग्रोथ डाइजेस्ट होता नहीं है। जितना फ्लैम पॉइंट रहता है, द फास्टर यू क्लाइंब, द हार्डर यू विल फॉल। तो शायद ये अडानी जी का रिस्क है। मुझे लगता है कि अगर वो थोड़ा सटल जाते, लेस अगर न्यूज़ में रहते और शांति से काम करते हैं, तो आज वो जैसे रिलायंस धीरे-धीरे बैकग्राउंड में काम कर रहा है। कोई एकदम फ्लैम्बॉयंट लाइफ नहीं है, और जब फ्लैम्बॉयंट लाइफ किया तो ऐसे टाइम पे किया कि वो वर्ल्ड मार्केटिंग पीआर के लिए किया, शादी के टाइम पे। तो वो स्मार्ट मूव मुझे लगता है। सर थोड़ा और बताइए, क्या वो पीआर के पीछे क्या फंडामेंटल्स थे, उसे क्या देखो भाई, प्रॉफिट क्या हुआ? देखो भाई, हमको लगता है यार शोबाजी कर रहा है। 6 महीना शादी चलाया, आप जॉन सिला को बुला रहे हो $1 मिलियन पे, रिहाना को बुला रहे हो, इसको बुला रहे हो, सिंगर्स को बुला रहे हो, तो जस्टिन बीबर को बुला के क्या फ़ायदा हो भाई? उनको एक ही चीज़ चाहिए, इंडिया में तो हम फेमस है। शादी करके जो नहीं जानता था वो भी आज सब जानते हैं। मुकेश भाई के बेटे के नाम जानते हैं। अनंत अंबानी जिसको ये गाड़ी दिया, ये घड़ी दिया, सब जानते हैं। अब्रॉड में कौन चाहता था रिलायंस को? हर एक के न्यूज़ चैनल में सुबह 7 बजे 10 बजे न्यूज़ आता है, जस्टिन बीबर को फ्लाई किया, जस्टिन बीबर को 8 मिलियन दिया, रिहाना को 9 मिलियन दिया, जॉन सीना को 1 मिलियन दिया। यूएस में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में चर्चा होके अब रिलायंस क्या है सबको पता चल गया। अब रिलायंस को वहाँ पे स्टोर खोलना है, रिलायंस इज एक्सेप्टेड ब्रांड। रिलायंस को कुछ कोलैबोरेट करना है, कुछ भी करना है, रिलायंस का ब्रांडिंग पीआर हो गया। मुझे लगता है बहुत स्मार्ट मूव है। साधारण आदमी अपनी ज़िंदगी का 30% वेडिंग में उड़ा देता है। करना पड़ता है, सोशल प्रेशर है, कोई-कोई आदमी कर्जे में लेता है। इन्होंने तो आधा परसेंट ही स्पेंड किया और वर्ल्ड का ब्रांडिंग, पीआर, मार्केटिंग लिया। तो ये आई थिंक बहुत कैलकुलेटेड ब्रिलियंट मार्केटिंग मूव था। और प्लस मुकेश भाई क्या सोचते हैं, भाई ये मेरा लास्ट इवेंट है, सब बच्चे सेटल हो गए, अब मेरा हेल्थ रहे नहीं रहे, मैं एन्जॉय भी करूँगा और मेरे बच्चों को ऐसा प्लेटफ़ॉर्म दूँगा कि अब यहाँ से वो सिर्फ़ ज़ीरोज़ ऐड करते जाएँ। करेक्ट सर, करेक्ट। सर मुकेश भाई भी गुजरात से आते हैं, अदानी जी भी गुजरात से आते हैं और उसी के साथ आप भी गुजरात से आते हैं, जी। ठीक है? सर गुजरात की जो फैमिलीज़ हैं, उसमें ऐसे क्या रिचुअल्स हैं जो आपको बचपन से ही बताए जाते हैं जिससे आप एक सक्षम और सफल इंसान बनते हैं? ठीक है। एक राइट। सिंपल क्वेश्चन बोलता हूँ, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, थिंक बिग, थिंक रिच, नेपोलियन हिल का बुक, सब क्या बोलते हैं? सबकॉन्शियस माइंड में जो जाएगा, वो संस्कार बनेगा, वो आप अट्रैक्ट करोगे। बचपन से पैदा होता है, घर में बात होता ही है धंधे का। पापा खाना खा रहे हैं, बात हो रही है यार आज धंधा अच्छा हुआ, आज हमने ये एक्सपांड किया, आज हमने लॉस किया। बचपन से बात होता है स्टॉक मार्केट का। उसके बाद जब घूमने गए तो कैलकुलेशन होता है, यार इसमें इतना खर्चा कर रहा है, इसमें ये खर्चा कर रहे हैं। और बेटे को बोलते जब फ्री आजा धंधे पे बैठ। मैं जब 6 साल का था फर्स्ट स्टैंडर्ड में, मम्मी बोलती आधा दिन खेल, आधा दिन जा पापा को हेल्प कर। तो ये जो धंधे का माहौल है, बचपन से संस्कार, कि जब आप बैठे हो तब से धंधे का बात है कि हम ये बिजनेस ले रहे हैं, ये हमारा लॉस हुआ, हमने ये इन्वेस्टमेंट किया, हमारा ये लॉस हुआ। तो बच्चे का ग्रूमिंग ही धंधा 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 होता है। फिर जब उसको दिखता है तो उसको धंधा ही दिखता है, तो वो सोचता है मैं धंधा करूं। फिर आज थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि मैं धंधा कौन सा करूं, क्योंकि आज स्टार्टअप सेक्सी हो गया, शार्क टैंक आ गया और स्टार्टअप को फंडिंग मिल रहा है। तो बच्चा सोचता है क्या पापा के साथ जाओ या स्टार्टअप करो, लेकिन धंधा ही करना है, नौकरी नहीं करना। ये माहौल का फर्क पड़ता है। ठीक है, ये तो बात हो गई रिचुअल्स की, जी। पेरेंटिंग की। जी। थोड़ा और पेरेंटिंग को मैं समझना चाहूँगा कि जेन्युइनली डे टू डे लाइफ में पेरेंटिंग कितनी डिफरेंट रहती है अदर कल्चर्स के, अदर स्टेट्स के, एक गुजराती फैमिली की मैं बात करूँ तो? ठीक है, यूजुअली गुजराती फैमिली आर वेरी 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 लो की। आप यूजुअली देखेंगे तो बहुत ज़्यादा फ्लैम्बेंट नहीं है। नहीं। सेविंग्स की बात करते हैं, तो कितना सेव किया, कितना इन्वेस्ट किया। तो ये जो है ना, बचपन से बजट, खर्चा कम कर, सेव कर, इन्वेस्ट कर, मल्टीप्लाई कर, ये जब बचपन से जाता है ना तो वो सीड बनाता है। बाकी लोग में क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं, चलो बच्चे को प्रेशर नहीं देते। ये बचपन से ही भाई पैसे की बात हो रही है, तो वो पेरेंटिंग का एंगल बहुत अलग होता है। सेकंड, हमेशा पेरेंट्स पुश करते हैं बिजनेस के लिए कि तू क्या करेगा बड़ा होके, चल तू कुछ नहीं है, तू ये अंकल के साथ जा। वेकेशन में जाते हैं, बिजनेस फैमिली के साथ जाते हैं, क्रिसमस पे जाते हैं, दिवाली पे लक्ष्मी पूजा ही करते हैं। तो आखा टाइम बाद धंधा धंधा धंधा, सेविंग प्रैक्टिकली होता है। और एक चीज़ होता है कि यूजुअली वो बहुत लो की होते हैं,
उनको ज़्यादा, जैसे दिल्ली का एक कल्चर होता है ना, पता नहीं मेरा बाप कौन है, वो बोलते हैं भाई आपको पता नहीं चलेगा मेरा बाप कौन है, मेरे बाप के पास बहुत है। ये जो हिडन सेगमेंट है ना कि भाई थोड़ा ह्यूमिलिटी रखो, हम्बल रखो, आपको लगेगा सादा एक धोती कुर्ता में आदमी आया है, पता चला उसके पास 50-100 करोड़ का एफडी पड़ा है। तो ऐसे बहुत लोग हैं गुजरात में, मारवाड़ीज़ है, जो बहुत लो की रह के धंधा करके ह्यूमिलिटी में, सुमड़ी में काम करते हैं और इनको पैसे का गणित, मैथमेटिक्स बहुत पसंद है। वो मेरे को भी मेरी मम्मी ने बचपन में एक बार मस्ती में बोला था, बेटा मैथ्स और इंग्लिश स्ट्रॉन्ग रख, बाकी मत पढ़, चलेगा। सही बात है। यानी कम्युनिकेट करना और गणित अच्छा रखना, बाकी सब तो फोड़ लेगा। तो ये हमारे कल्चर का पार्ट हो जाता है। ठीक है। अब इसी के साथ-साथ स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स अदर स्टेट्स के क्या सीख सकते हैं? देख, बहुत आई थिंक हमें हर कल्चर से, हर डाइवर्सिटी से सीखना चाहिए। मैं अगर बात करूँगा साउथ इंडियंस की, मैं जस्ट जनरलाइज़ करता हूँ, उनका डिसिप्लिन, उनका डेडिकेशन, उनकी रिसर्च बुद्धि बहुत कमाल की चीज़ है। आप देखो, पढ़ाई भी करेंगे स्कूल कॉलेज में तो आपको टिपिकली दिखेगा कि जो हमारे साउथ के हैं, केरला के बेस्ड के हैं, तमिल के हैं, जो भी साउथ के हैं, मैं वेरी जनरलाइज़ नहीं डिसिप्लिन्ड। करता हूँ, क्या डिसिप्लिन है। आप देखेंगे डॉक्टर्स, लॉयर्स, सीएएस, हाई प्रोफेशनल्स, तो मुझे लगता है वो डिसिप्लिन वाला एकेडमिक माइंडसेट वहाँ से सीखना चाहिए, काम का है और डिसिप्लिन। अगर मैं बात करता हूँ बंगाल्स की, तो वहाँ का जो आर्ट लिबरल, मैं अगर जनरलाइज़ कर रहा हूँ, पर वो सीखने जैसा है, लिबरल थिंकिंग, चैलेंजिंग थिंकिंग। अगर मैं बात करता हूँ टिपिकली महाराष्ट्रियंस का, मेरे इतने सारे मराठी फ्रेंड्स हैं, क्या स्ट्रगल करते हैं, फायर इन द बेली। पता है कि यार हमारा जिंदगी तो ईएमआई में जाएगा, लेकिन मैं कुछ बिल्ड करूं, नेक्स्ट को कुछ देके जाओ, फायर इन द बेली, क्या हार्डवर्क करते हैं। खाली रिस्क टेकिंग एबिलिटी उनकी सबकी डर जाते हैं, मालूम है क्यों? कभी धंधा नहीं किया, अरे लॉस होगा, तो स्टेबल कैश फ्लो नहीं है। एक चीज फैमिली बिजनेसेस में अच्छा होता है कि भाई स्टेबल कैश फ्लो। जैसे मेरे बैक ऑफ द माइंड में भी मेरे पेरेंट्स ने क्या बोला, देखो जो करना है कर, फेल होगा तो हम बैकअप है। तो क्योंकि बैकअप है, हमारे बिना घर चल रहा है, ऐसे कोई मैसिव ईएमआईज नहीं है, वी गेट अ लॉट ऑफ फ्रीडम टू प्ले। तो एज अ पेरेंट मेरा एक ही उद्देश्य है, आपको आपके बच्चे को बेस्ट एजुकेशन देने की शायद जरूरत नहीं है। आप अपने बच्चे को एक पैसिव इनकम गिफ्ट कर दो कि ये एक छोटा सा दुकान है, दुकान पे बैठना है बैठ, नहीं बैठना है तो भाड़े पे चला के लाख रुपया कमा, फिर लाइफ में जो करना है कर। ये सबसे बेस्ट गिफ्ट होगा आपके बच्चे के लिए, बाकी कुछ मत करो। ठीक है। सर अब तो इंडिया में फ्रेंचाइज बिजनेस बहुत पॉपुलर हो चुका है, मतलब, लेकिन मैं ये बात जानता हूँ कि आज से 5 साल पहले, शायद 10 साल पहले भी, ये सब की, इन सब चीज़ों की भी शुरुआत गुजरात और महाराष्ट्र से ही हुई है। वहाँ पे फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल्स बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो चुके हैं, मतलब छोटी छोटी चीज़ें, चाहे कोई कॉफ़ी का फ्रेंचाइजी है, कोई बर्गर का फ्रेंचाइजी है, मतलब यहाँ पे ये चीज़ें नॉर्थ में देखने को नहीं मिलती हैं। तो फ्रेंचाइज बिजनेस की क्या सफलता है, क्या आपको लगता है कि पॉजिटिव साइड है, क्या नेगेटिव साइड है, ये भी अगर आप बताएं, जनरली हम मैं बात करूँ। ये ब्रेक है इसको। अ, 1 2 3 स्टार्ट। भाई फ्रेंचाइजी बिजनेस है ना, दिखता बहुत अट्रैक्टिव है, बट एक्चुअली मॉडल खोखला है। 95% फ्रेंचाइजीज इंडिया में खुलते हैं और 2-3 साल में बंद हो जाते हैं, 95%। अब फ्रेंचाइजी बिजनेस का मॉडल क्या है, अब छोड़ दो कहाँ पे स्टार्ट होता है, शो शाइन करना। लोग ढूंढ रहे कि भाई मुझे धंधा करना है, उनके पास बिजनेस आइडिया नहीं है, माँ बाप के पास थोड़ा पैसा है, सेविंग है या जमीन बेच के पैसा है। हर आदमी चाहता है भाई मेरा छोटा भाई सेट हो जाए, हर आदमी चाहता है मेरा बेटा सेट हो जाए। कि एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजी ले लो, कोई फेमस आदमी का फ्रेंचाइजी ले लो, कोई बर्गर का ले लो, कोई बीटेक एमबीए वाले का, चाय का, कुछ भी ले लो, और वो फ्रेंचाइजी लेके उसका धंधा होगा, सेट होगा, धंधे पे बैठेगा, सुधार लेगा लाइफ। तो फ्रेंचाइजी का मोटिवेशन ये कि लोग चाहते हैं कि सेट बिजनेस मुझे मिल जाए और मैं लाइफ में कमाऊं। लेकिन 95% फ्रेंचाइजी आयुष का हालत ऐसा है कि वो फ्रेंचाइजी ले लेते, फ्रेंचाइजी फी भी देते, धंधा होता नहीं है। ये हार्श रियलिटी है। या तो फिर फ्रेंचाइजी ले लेते हैं, वो धंधा सीख लेते हैं और फिर मैं बोलते कि मैं इसको क्यों रॉयल्टी दूं, मैं तो खुद से काम करूंगा, क्यों उसको मैं 5% रॉयल्टी दूं। तो फ्रेंचाइजी मॉडल सस्टेन नहीं करता अनलेस आपने कुछ फंडामेंटल्स पे काम किया। तो क्या लगता है ये बहुत बड़ा एक बबल है जो फटने वाला है इवेंचुअली, काफ़ी सारे बड़े बड़े फट रहा है, फट रहा है। फट रहा है। आप देखो इतने सारे केक शॉप्स है, हम्म, एक बहुत फेमस केक शॉप थे, 1000 फ्रेंचाइजी खुले, आज 10 नहीं है। हम्म, एक बहुत हमारे प्रफुल्ल बिलोर साहब, फैंटास्टिक मोटिवेशनल स्पीकर, बट बिजनेस मॉडल खोखला। लोगों ने उनको 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख रुपया दिया। भाई गणित करो, कैलकुलेशन करो कि दिन का 10 रुपए का चाय जाएगा, 20 का चाय जाएगा, कितना चाय बेचोगे, कितना रॉयल्टी दोगे, कितना कमाओगे, नहीं बस उसके चेहरे से हमको भीड़ आएगा, ऐसा होता नहीं है। नहीं है। तो वो गणित करना बहुत जरूरी है। और सेकंड, बिजनेस मॉडल देखना जरूरी है कि भाई ये 25 लाख के सामने आपको दे क्या रहा है। सिर्फ एक बार अपना फोटो लगाएगा, ताली मरवाएगा, तो वो उल्लू बनाने का धंधा है, सॉरी टू से। तो शायद मुझे लगता है प्रफुल्ल बिलोर साहब ने ये रियलाइज किया है। अब उनके नंबर ऑफ फ्रेंचाइजीज कम खुल रहे हैं, तो हार्डकोर अब कंटेंट क्रिएशन और सीरियल एंटरप्रेन्योर में जा रहे हैं। तो आई थिंक लोग अब अवेयर हो रहे हैं, और इसके लिए काफ़ी कंपनीज बनी थी जिनका काम ही था कि इन्फ्लुएंसर से केस स्टडी बना लो, वो केस स्टडी के नीचे फिर नंबर रहता है, वो नंबर पे कॉल करके फ्रेंचाइजी बिकवा दो।
और इन्फ्लुएंसर को 10 लाख 20 लाख 50 लाख दिया हुआ है, मैंने देखा हुआ है। और उनका काम है कि लोगों को मोटिवेट करो, अरे ये अच्छा बिजनेस है, तू रह जाएगा, तू कर। बेचारा भावुक होकर 5-10 लाख दे देता है, 2 साल में कुछ कमाता नहीं। इन्फ्लुएंसर ने अपना पैसा कमा लिया, मैंने एज ए कंपनी फ्रेंचाइजी भी कमा लिया, मरता है साधारण इंसान। करेक्ट सर। एक ऑल्टरनेटिव भी अगर हो, जी अगर, क्योंकि बहुत सारे आपने कुछ एग्जांपल्स भी बहुत करेक्ट दिए, जी जो कि अच्छी फैमिली है, उनको लगता है कि बच्चा सेटल करना है, 10 लाख देते हैं फ्रेंचाइजी में, अपना ये श्योर लगा रहेगा। श्योर और ऐसा होता है बहुत ही ज़्यादा, शायद यस सबसे ज़्यादा यही हो रहा है। यस सर इसका एक ऑल्टरनेटिव, जो फ्रेंचाइजी बिजनेस में पैसे ना डाल के कोई एक ऑल्टरनेटिव बिजनेस मॉडल जहाँ पे अच्छी सक्सेस मिल सकती है, थोड़ा हार्ड ज़रूर हो भले, कोई बात नहीं, ठीक बट एक ऑल्टरनेटिव हो जाए तो। है। लेट्स गेट टू बेसिक्स ऑफ फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी बुरा नहीं है, बहुत अच्छा मॉडल है। फ्रेंचाइजी आप क्यों लॉन्च कर रहे हो और वो मॉडल क्या है? मोस्ट फ्रेंचाइजी लॉन्च करते हैं एफओ मॉडल में, फ्रेंचाइजी ओन्ड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। करेक्ट। कि भाई मैं आपको नाम दूंगा, मैं सिखा दूंगा, फिर तू जिए तू मरे, उसमें मुझे आज पैसा चाहिए, तू मर गया। कुछ कुछ मॉडल्स ये होते हैं COFO, भाई कंपनी पैसा लगाएगा, तू वर्किंग पार्टनर आ जा, उसमें करना चाहिए क्योंकि पैसा कंपनी का इंसेंटिव है। शोरूम वो बना के दे रहा है, दुकान वो बना के दे रहा है। कुछ मॉडल्स दूसरे जो मुझे बहुत पसंद है, मैं यूजुअली ये प्रेफर करता हूँ, FICO, कि फ्रेंचाइजी पैसा डालेगा बट ऑपरेट दोनों ज्वाइंटली करेंगे। जैसे स्टारबक्स है, मॉल बना के देता है। तो फ्रेंचाइजी किस तरह से आप सेट कर रहे हो और क्या सपोर्ट दे रहे हो, क्योंकि फ्रेंचाइजी का एडवांटेज क्या है, आप खुद धंधा करोगे, आपको सीखने में 2 साल चला जाएगा, मिस्टेक्स करोगे, ब्रांड बनाने को और 2 साल चला जाएगा। यहाँ पे अगर रेडी सेट ब्रांड मिल रहा है, प्रूवन प्रैक्टिसेस मिल रहे हैं, सॉफ्टवेयर मिल रहा है, आदमी मिल रहा है, तो आप सीखो। मोटिवेशन क्या है वो आप जानो। तो फ्रेंचाइजी बुरा नहीं है, कौन फ्रेंचाइजी कंपनी दे रहा है, वो आपको क्या सपोर्ट देगा और वो पैसा कैसे कमा रहा है। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं बहुत लोगों को सिखाता हूँ, मैं उनको ये बोलता हूँ फ्रेंचाइजी फी आप रीजनेबल लो। अगर आपने 5 लाख 10 लाख लिया तो मैं आपको मार दूंगा, मैं खुला बोलता हूँ, चीटिंग का धंधा करने का नहीं, मुंह पे बोलता हूँ। आप 1 लाख रुपया लो और बाकी आप रेवेन्यू शेयरिंग लो, कि भाई तेरा धंधा बढ़ेगा, मैं मार्केटिंग में सपोर्ट करूंगा, मैं तुमको आदमी दूंगा, करो। मेरा एक क्लाइंट है जिसका 1500 फ्रेंचाइजी आउटलेट है और वो मेरे बोलने पे सिर्फ 11,000 रुपया फ्रेंचाइजी फी लेता है टोकन, और बोलता है आपका धंधा होगा, सेंट्रल मार्केटिंग टीम है, मैं आपको शेफ भी पहुंचाऊंगा, ऑडिट भी करूंगा। सामने वाला खुश, दुआ दे रहा है, ये खुश, कमा रहा हूं, मैं खुश एज इन्वेस्टर कमा रहा हूँ। तो ये बिजनेस मॉडल और एथिक्स लंबा चलता है। करेक्ट। सर आई एम वेरी वेरी क्यूरियस अबाउट इट कि आज की डेट में जो आपके पास MSMEs आते हैं बहुत सारे, उनकी सबसे बड़ा पेन क्या है, व्हाट आर दे स्ट्रगलिंग विथ? नंबर वन चीज, इंडिया ग्रो कर रहा है, तू मान रहा है? हाँ। नहीं कर रहा है, ये रियलिटी है। इंडिया ग्रो किसके लिए कर रहा है? सिर्फ टॉप 1% के लिए कर रहा है। देखो, अगर आप इंडिया में, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगले जन्म में मिडिल क्लास मत बनना, या तो गरीब बनना या तो सुपर रिच बनना। क्योंकि गरीब को रिजर्वेशन भी मिलता है, रेवड़ी भी मिलता है, आप काम नहीं करो तो भी आपको पैसे मिलेगा, फ्री घर फ्री अनाज मिलेगा, और वोटिंग के टाइम पे भगवान बन जाएंगे। और या तो आप सुपर अमीर बनो कि काम नहीं करना है, पूरे दुनिया का पूरा दुनिया घूमना है, 6 महीने तक शादी करना है। बेचारा मिडिल क्लास है ना, वो टैक्स भी चुकाता है, डिग्निटी में रहने के लिए खर्चा भी करता है, और उसका चक्की पिसिंग चालू है। अब इनको ग्रोथ नहीं है। अब समझो हर साल आदमी को 10-15% इंक्रीमेंट देना है, रेंटल बढ़ रहे हैं, कस्टमर नहीं आ रहा, कस्टमर शिफ्ट हो गया मॉल में, ब्रांड में, ऑनलाइन में। तो ये लोग बेचारे डर रहे हैं कि सर धंधा तो कर रहे हैं, फ्यूचर हम 5 साल के बाद जी पाएंगे, 7 साल बाद जी पाएंगे, मेरे बच्चे को मैं क्या दे पाऊंगा? बच्चे आना नहीं चाहते धंधे में, इतना साल का मेरा दादे का बिजनेस में क्या करूंगा? और लोगों को डर है, सर मैं कैसे ग्रो करूं, यहाँ तक लेके आए, अब यहाँ से मेरे से आगे नहीं हो रहा है। तो ये डर को तोड़ने के लिए, ये सिस्टमैटिक होने के लिए वो हमारे पास आते हैं। इसी के साथ साथ मैं जानना चाहूँगा कि उनको टैक्स से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स आती हैं सबसे ज़्यादा इंडिया में? देखो, सबसे पहले ना, इंडिया में टैक्स का डर है, और इसके लिए MSME क्या सोचता है कि भाई मैं टैक्स ना भरूँ, टैक्स चोरी करूँ, GST नहीं भरूँ, इनकम टैक्स नहीं करूँ, कस्टमर का बिल नहीं करूँ। तो वो टैक्स न भरने का डर है। और आप देखो इंडिया में टैक्सेशन मिडिल क्लास को ही आता है। भाई मुकेश भाई अंबानी ने कितना टैक्स भरा लास्ट ईयर मालूम है आपको? 0 रुपीज़। क्योंकि सैलरी 1 रुपया है। अभी आप कमा रहे हो 1 रुपया, तो आप टैक्स क्या भरोगे? भाई हम तो कमा रहे हैं, आप सैलरी लेते हो, आप डिविडेंड लेते हो, प्रॉफिट लेते हो, तो हमको टैक्स ज़्यादा आता है। तो बेचारा वो बोलता है कि भाई पहले तो मैं पैसा कमाऊँ, पैसे कमाने के लिए टैक्स चुकाओ, फिर घर लेना है, घर के लिए स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन टैक्स चुकाओ, गाड़ी लेना है तो गाड़ी के लिए स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन GST चुकाओ, बाहर चाय पीना है, 5 स्टार जाना है, घूमना है, TCS TDS टैक्स चुकाओ। तो अल्टीमेटली आपके इनकम का 70% टैक्सेशन में जा रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, घर गाड़ी में लेने हैं। तो हर बिजनेस में सोचता है थोड़ा मैं टैक्स का चोरी करूँ, फेयर है। उसका एक रीजन है कि इंडिया में GST तो हर जगह लागू है, लेकिन टैक्स 4% लोग ही भर रहे हैं। USA में 30% बढ़ रहे हैं, फ्रांस में 40 बढ़ रहे हैं। तो ये बेस बढ़ना चाहिए। आप देखो, लोगों के पास दम ही नहीं है। एक सिंपल रूल डाल दो कि जितने भी किसान हैं जो 1 करोड़ के ऊपर कमा रहे हैं वो टैक्स भरे।
अमिताभ बच्चन काय का किसान? अमिताभ बच्चन अपने आप को किसान बोल के टैक्स बचा रहा है। तो ये टैक्सेशन पॉलिसी आप अपने आप को सुधारो। और सेकंड, क्योंकि वो टैक्स छुपाना चाहते हैं, वो डेटा नहीं रखते। वो डेटा नहीं रखते, इसके लिए किसी के भरोसे शॉप ऑफिस छोड़ नहीं सकते। तो संडे को, छुट्टी को वो दुकान पे ही बैठते हैं, फैक्ट्री पे ही बैठते हैं और ग्रो नहीं कर सकते। करेक्ट। सर आज ना क्या हो रहा है आजकल, पिछले कुछ महीनों से मैं बोलूँगा कि स्पेशली 6 महीने का मैंने लास्ट ट्रेंड जी, नोटिस किया है कि बढ़ जी। रहा है स्टॉक मार्केट में। आईपीओ जो भी लेके आ रहा है वो ओवर सब्सक्राइब्ड हो रहा है, प्रोबेबली 100x और मे बी मोर देन दैट। ठीक है। सर ये क्या है, ये क्या नया कल्चर आ रहा है कुछ इंडिया में, कुछ नई चीज़ है ये? देखो एक चीज़, एक तो आज के यूथ को हार्ड वर्क करना नहीं। हम्म, उन्होंने देख लिया 2020-21 में बिना एग्ज़ाम के हम पास हुए। कोविड के टाइम पे एग्ज़ाम नहीं था। फिर वो देखते हैं जमतारा फर्जी सीरीज़ कि भाई शॉर्टकट से राजा बन रहे हैं। फिर वो देखते हैं छपरी को, डॉली चाय वाला को कि भाई वो दूध के साथ, चाय के साथ खेल के रोल्स रॉयस पे घूम रहा है। तो आज सबको इंस्टेंट मनी चाहिए। अनफॉर्च्युनेटली या फॉर्च्युनेटली स्टॉक मार्केट लास्ट 5 साल से बढ़ रहा है। क्योंकि लोगों के पास इनकम है। जो 15,000 कमा रहा है वो भी ₹1000 का एसआईपी कर सकता है, 500 का एसआईपी कर रहा है। इनफैक्ट सेबी अब 250 का लिमिट लेके आ रहा है। तो अब आपके पास, आप इमेजिन करो, 10 करोड़ लोग नए ऐड हुए, जो महीने का सिर्फ ₹1000 एसआईपी करे तो आपका 10,000 करोड़ हर महीना इन्फ्लो आता है। तो स्टॉक मार्केट में इतना पैसा आ रहा है, इतना लिक्विडिटी आ रहा है कि स्टॉक मार्केट स्टीरॉयड से जा रहा है। तो लोग सोचते हैं, अब देखो कितना डरावना सीन है कि हर साल बैठे-बैठे 3-4 लाख स्टॉक मार्केट से कमा लेता हूँ, नौकरी क्यों करूँ? बिज़नेस में क्यों जाऊँ? तो वो इंस्टेंट पैसे का आदत है। तो ये जो बबल है, ये बबल है। इंडिया का ग्रोथ स्टोरी है, लिक्विडिटी है, लेकिन बबल है। पूरे दुनिया का पैसा भी इंडिया में आ रहा है क्योंकि किधर भी ग्रोथ नहीं है। यहाँ पे अपने पास 60% यूथ पॉपुलेशन है। तो जिस दिन ये पैसा अटकेगा, कोई वर्ल्ड वॉर होगा, रिस्क आएगा, कुछ फटेगा, ऐसा क्रैश होगा कि लोग फिर बहुत रोएंगे। सर मुझे लगता है आज की अगर मैं डेटा की बात कर रहा हूँ, पूरे दुनिया के जितने भी मार्केट्स हैं, आई थिंक इंडिया का सबसे जो मार्केट है सबसे तेज़ी से ईयर पर ईयर ग्रो कर रहा है। शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफ़ी आ रही है। नहीं, और एक चीज, हम्म, उसके पहले सिर्फ 2-3 करोड़ लोग स्टॉक मार्केट में डाल रहे थे। हम्म, आप मैं आपको और एक स्टैटिस्टिक दे देता हूँ। ड्रीम 11 नाम सुना है? 20 करोड़ यूथ लास्ट 3 साल में ड्रीम 11 में खेल चुके हैं या सिमिलर एप्स में खेल चुके हैं। बिकॉज ऑफ जियो, बिकॉज ऑफ मोबाइल पेनिट्रेशन, बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, लोग अब इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हर एक जन सर एसआईपी करना है, एफएनओ फ्यूचर एंड ऑप्शंस खेलना है, ड्रीम लेवल पे पैसा कमाना है। तो ये यूथ अभी भी फॉर्मल इकोनॉमी में आ रहे हैं। मेरे को लगता है 20 से 40 करोड़ लोग आएंगे, यानी ये डबल होगा। उसके बाद जो लॉन्ग टर्म सस्टेन करेगा वो रहेगा, बाकी फूट जाएगा। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, भाई एक बॉल पे सिक्स मारना इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइफ लॉन्ग हर ओवर में, हर मैच में सिक्स मारना, सेंचुरी मारना इंपॉर्टेंट है। बी सचिन तेंदुलकर, डोंट बी विनोद कांबली। अभी विनोद कांबली का फेस चल रहा है कि हाँ अभी स्टाइल है, सब चल रहा है, ठीक है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, बट ही स्ट्रगलिंग टुडे। कंसिस्टेंसी, लॉन्ग टर्म पे काम करो तो आप सचिन जैसे भगवान बनोगे। तो आप कह रहे हैं कि ये अपना स्टॉक मार्केट भी गैम्बलिंग एप्स की तरह हो गया है कि बेटिंग एप्स की तरह लोग पैसा डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं। आप देखो भाई, एक छोटा सा दुकान, 300 स्क्वायर फीट का दुकान, 8 एम्प्लॉइज, रिसोर्स ऑटोमोबाइल, उसको चाहिए था कुछ पैसे, 400 लोग ज्यादा दे रहे हैं। वो आया था मार्केट में लेने को, 8-9 करोड़ उसको मिल गए, इतने सारे पैसे। तो ये क्या है? लोग बिना फंडामेंटल्स का इन्वेस्ट कर रहे हैं। और 70% लोग 6 महीने के अंदर एग्जिट कर रहे हैं, यानी प्योर इंडिकेशन है, सट्टा लगाओ, लगा निकालो, लगाओ निकालो। जब तक चल रहा है चलेगा, जिस दिन फूटेगा लोग रोएंगे, क्योंकि लोग लोन्स ले लेके डाल रहे हैं। लोग बोरो करके डाल रहे हैं। पहले 1000 का डाला, कमाया, अब 10,000 का डालते हैं। अब 1 लाख का डालेंगे, और जिस दिन 1 लाख का डालेंगे उस दिन फटा, वो फट जाएगा। सर आपने लोन्स की बात की, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। अब यहाँ पे क्या होता है इंडिया में, अगर हम बिजनेस ओनर्स की बात कर रहे हैं, बहुत कैटेगरी में लोन्स ली जाती हैं, जी। ठीक है। हाईएस्ट कैटेगरी हमने देखा है रिलायंस, अदानी, सबने 2-2, 4-4, 5-5 लाख करोड़ के लोन लिए हैं। वो यस। दैट इज़ अल्टीमेट, उस पर भी मैं आऊँगा। जी। बट सवाल आता है, कैटेगरी हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं 10-15-20 लाख से, ठीक है। ठीक है। इनकी प्रॉब्लम्स क्या होती है, इनको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, उसके बाद में सवाल थोड़ा सा बड़ा है, बट उसके बाद कैटेगरी आती है 50 लाख से 1 करोड़, और फिर उसके बाद 10 करोड़ से लेकर के जो भी 100 करोड़ के बीच में आती है। तो इनको किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए लोन्स अगर लेते हैं देखो तो? लोन्स का सबसे फनी आंसर है, लोन्स कब लेना चाहिए? जब आपके पास पैसे हो तब लोन्स लेना चाहिए। या बोलेगा क्या बोल रहे हो बसे सर? लोग लोन्स क्यों लेते हैं? जो लोअर मिडिल क्लास, उनके पास पैसे नहीं है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन चाहिए, माल भरने के लिए पैसे चाहिए, लोन चाहिए, और उसमें वो कैलकुलेशन में चूक गए तो मर जाते हैं। प्रेशर, बैंक का प्रेशर। आपको लगता है मुकेश अंबानी के पास पैसे नहीं है? वो अपने शेयर्स बेच देंगे तो उसको लोन्स की थोड़ी ज़रूरत है। इलॉन मस्क, उसको लोन लेने की ज़रूरत है? तो वो क्यों लेते हैं? रिच पीपल टेक लोन बिकॉज दैट सेव्स इन टैक्सेस, यू कैन क्रिएट मोर वेल्थ। इलॉन मस्क क्या बोलता है, मुकेश अंबानी क्या बोलता है कि आज मैं मेरा शेयर बेचूंगा तो मुझे टैक्स चुकाना पड़ेगा। शेयर्स को गिरवी रख के उसके सामने लोन ले लो, फ्री मनी है, कुछ होगा तो देख लेंगे। तो दे आर एबल टू मल्टीप्लाई देयर वेल्थ।
यानी मैं हमेशा बोलता हूँ ना, आप एक घर ले लो, एक घर को या एक वेयरहाउस ले लो, एक वेयरहाउस को गिरवी करके आप 4 वेयरहाउस बना सकते हो। स्मार्ट प्लानिंग करो। तो लोन्स छोटा एंटरप्रेन्योर लेता है फॉर सेटअप। छोटा एंटरप्रेन्योर लेता है कि सर 3 महीने के साइकिल के लिए, तो वो स्ट्रगल करेगा 1 साल, 3 साल, 5 साल करना चाहिए। लेकिन उसके बाद जब वो पैसा बनाता है ना, फिर वो लोन नहीं लेता। वो उसका सबसे बड़ा मिस्टेक है। मैं बोलता हूँ जिस दिन आप पैसे बनाओ, उस दिन और लोन्स लो। आपके पास बैकअप भी है, आप फटाफट से स्केल कर पाओगे। तो सर कहीं ना कहीं ये गलत इन्फ्लुएंस नहीं है कि लोग ऐसा हम इंटरनेट पे कोट्स देखते हैं कि भाई ये जो अमीर लोग हैं, ये जो अंबानी वगैरह हैं, सब लोग ये तो लोन्स लेते हैं अपना पैसे बचाने, टैक्स बचाने के लिए, और ये लोग तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसे छोटे एंटरप्रेन्योर्स क्या गलत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं? नहीं, गलत इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे, ये राइट है। वॉरेन बफे भी लोन लेता है। हर इंसान, हर रिच आदमी, रॉबर्ट कियोसाकी भी बोलता है लेवरेज का, तो लोन्स लेने चाहिए, बट वो मोटिवेशन ऑफ लोन लोग समझते नहीं है। लोगों ने लोन्स लिए हुए हैं स्टॉक मार्केट में डालने के लिए, लोगों ने लोन्स लिए हैं घूमने के लिए। आपका मोटिवेशन क्या है? अगर आपका मोटिवेशन लोन एंजॉयमेंट है, शादी धूमधाम से करना है, आप गधे हो। आपका है कि नहीं बीवी को गिफ्ट देना है, आईफोन लेटेस्ट लेना है, ये सब गलत मोटिवेशन है। अगर आपका मोटिवेशन राइट है कि नहीं लोन लेना है बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए और बिजनेस का पूरा ग्रिप है, आप लोन लो। और आपका ये मोटिवेशन है कि मेरे पास पैसे है, बैकअप है, लेकिन और रिटर्न्स देने के लिए मैं लोन ले रहा हूं, तो बेस्ट मोटिवेशन है। तो वही है कि आपकी जो बात थी कि अगर आपके पास पैसे हो तभी लोन लेना, आई थिंक दिस शुड बी द फंडामेंटल जो यस। लोग मिस आउट कर रहे हैं। तभी मैंने कहा कि गलत इन्फ्लुएंस शायद इसी वजह और से हो रहे हैं। मैं एक एक कोट बोलता हूँ। मेरे को बहुत यूथ मिलते हैं, सर मार्क जकरबर्ग कॉलेज ड्रॉप आउट, बिल गेट्स कॉलेज ड्रॉप आउट, मैं कॉलेज छोड़ दूँ? मैं उनको बोलता हूँ भाई मार्क जकरबर्ग गया स्टैनफर्ड, बिल गेट्स गया हार्वर्ड, तू जा रहा है लाला लाजपत राय लोकल कॉलेज में, तू वो लेवल की, वो औकात की, वो कैपेबिलिटी के कॉलेज में घुस, फिर ड्रॉप आउट की बात कर। तो लोग है ना, ये सेक्सी साइड स्टोरी देखते कि ड्रॉप आउट बनना कूल है, लोग देखते नहीं क्या स्ट्रगल है। सर इंडिया में क्या होता है जब आप 2 लाख 3 लाख करोड़ के लोन लेते हैं? क्या लेवल क्या होता है? आप कैसा माइंडसेट चाहिए? अगर आप बड़े बड़े लोन्स लेते हो, एक बहुत सिंपल कहावत है, अगर आपने 1000 रुपये का लोन लिया ना, आपको बैंक से डरना चाहिए। बट आपने अगर करोड़ों के लोन लिए ना, तो बैंक आपसे डरता है। आप इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हो, देयर इज ए कंसेप्ट कॉल्ड एज टू बिग टू फेल, कि भाई इनको छेड़ना नहीं है, नहीं तो ये अगर लोन चुका नहीं पाएगा तो बैंक डूब जाएगी। तो अगर थोड़े नेटवर्क है, पॉलिटिकल कनेक्शंस है, तो आपको लोन्स लेने चाहिए और मिलते रहने चाहिए, बट राइट इंटेंट के साथ। अगर आप फ्रॉड के लिए लोन्स लोगे, तो आज नहीं तो कल वो भांडा फूटेगा और आपका नाम, गुडविल खराब हो जाएगा। व्हाट हैज हैपेंड विद नीरव मोदी, व्हाट हैज हैपेंड विद विजय माल्या, हर्षद मेहता, वो आना ही आना बाहर है। आज नहीं तो कल सच छुपता नहीं है। तो मोटिवेशन ऑफ लोन हैज टू बी वेरी वेरी करेक्ट। सर क्या लगता है आपको, हर्षद मेहता को लोग लेके उनको तो लेजेंड बना दिया, क्या वो जेन्युइनली लेजेंड थे? लोग कॉलर ट्यून्स रखते हो स्कैम 92 का, टी 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 टी। मुझे लगता है वो आदमी ने क्रिएट तो किया एक ऐसे इंडस्ट्री में जहाँ पे टॉप डॉग्स थे, जिसको एंट्री नहीं था, उसने तोड़ के एंट्री बनाया। लेकिन ग्रीड, आई वॉन्ट एवरीथिंग वेरी वेरी फास्ट, ये सबका डाउनफॉल का रीजन है। अगर वो स्लो एंड स्टेडी जाता, स्टेप बाय स्टेप जाता, एक चीज बोल दो, 10 करोड़ और 100 करोड़ में क्या फर्क है? एक्चुअली कोई फर्क नहीं है। एक लेवल के बाद आपको घर में ही रहना है, आपको गाड़ी में ही जाना है, आपको 3 बार खाना खाना है और बेसिक घूमना फिरना है। तो 10 करोड़ और 100 करोड़ में फर्क क्या है? लोग समझते नहीं है। लोग को लगता है 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़। वो नेवर एंडिंग जर्नी में फ्रॉड करते, ग्रीड, ग्रीड के कारण वो मरा, नहीं तो वो आदमी फैंटास्टिक था। क्या स्ट्रगल करके, रिस्क लेके, एम्बिशन करके, नेटवर्किंग करके, उसने अगर वो ग्रीड कंट्रोल किया रहता और थोड़ा जुगाड़ को और झोल में जो फाइन लाइन है, वो जुगाड़ तक ही रहता, झोल में नहीं जाता, तो आज वो लेजेंड रहता। मेरे लिए तो वो लेजेंड है। वो ग्रीड में गया, उसने वैल्यू सिस्टम से छेड़खानी किया, इसके लिए क्रिमिनल बना। ठीक है, समझ गया। सर अब एक हम सिनेरियो है जहाँ पे एक रोल प्ले करेंगे। मैं आपके पास आता हूँ एज अ बिजनेस ओनर, मेरी मैन्युफैक्चरिंग है। यस। ठीक है, एक कुछ आइटम की, प्रोडक्ट की, एफएमसीजी में। ठीक। और मेरे पास मान लीजिए मेरा 3-4 करोड़ की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की कॉस्ट है, ठीक है। और मेरे पास कुछ 5-10 करोड़ हैं, और मैं स्केल करना चाहता हूँ। ठीक है। मेरे को आप मैं आपके पास आया हूँ, मेरे को आप टाइम बताएंगे कि मेरे को कितने टाइम में जो मेरे 5-10 करोड़ हैं मेरे पास, इससे मुझे अगर मान लीजिए 50 करोड़ बनाने हैं, और कुछ मैंने सोचा हुआ है मेरे मेरे माइंड में कि यार मेरे पास तो 3 साल हैं, बहुत क्रिटिकल है, मुझे क्या करना चाहिए? ऐसा कोई सिचुएशन होता मैं रिफ्रेम करता हूँ। है? आपका श्योर। नेटवर्थ 5 करोड़ है, ठीक है। कुछ एफडी में है, कुछ शेयर्स में है, 5 करोड़ करेक्ट। का आपका नेटवर्थ है। करेक्ट। आपने फैक्ट्री बना दिया, सब रेडी कर दिया। अब आप आयो कि सर मेरा मेरा फैक्ट्री रेडी है, मैं ठीक ठाक रेडी हूँ, मुझे 50 करोड़ का टर्नओवर करना है, या मुझे एक एसएमई आईपीओ लॉन्च करना है। करेक्ट। भाई सबसे पहले मैं उनको बोलता हूँ कि आप क्या प्रोडक्ट बना रहे हो, उसका पहले स्टडी डबल बार कर लो कि मार्केट में क्या चल रहा है, आपके प्रोडक्ट में क्या यूनिक है। यानी आप जो फैक्ट्री डाल रहे हो वो डबल चेक कर लो कि वो प्रोडक्ट प्रॉपर निकलेगा। सेकेंड, राइट टीम बिठाओ।
क्योंकि फैक्ट्री कौन चलाएगा, सेल्स कौन करेगा, मार्केटिंग कौन करेगा, अकाउंट्स कौन करेगा, ये 4-5 आपको सिर्फ 5 आदमी को सेट करना है, बस आपका बिज़नेस चलेगा। ये 5 आदमी कौन है आप सीख जाओ। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ 5 पांडव आए धंधे में, आप कृष्ण भगवान जी से मज़ा करेंगे। 5 पांडव कौन है? अर्जुन यानी आपका क्लियर सेल्स टारगेट, अर्जुन को सेट करो। अर्जुन यानी आपका क्लियर सेल्स टारगेट हो गया। उसके बाद भीम, भीम कौन है? आर्मी, टीम, टीम को मैनेज कर लो, फैक्ट्री वर्कर्स को मैनेज कर लो। उसके बाद युधिष्ठिर, डिसिप्लिन, धर्म, सिस्टम्स को सेट कर लो। उसके बाद सहज और नकुल यानी मार्केटिंग और ब्रांड बिल्डिंग, नेटवर्किंग को सेट कर लो। 5 चीज़ 5 आदमी डाल दो, धंधा चलेगा। तो ये 5 आदमी में डालो और उसके बाद आप कांस्टेंट नेटवर्किंग करो। अच्छे लोगों से मिलो, कनेक्शन से मिलो। आप सोचो कि मैं और एक्सपोर्ट कैसे करूँगा, और स्टेट में कैसे करूँगा, और कोलैबोरेट कैसे करूँगा, फंडिंग वाले से मिलो। तो डे 1 पे जब आपके पास एक अच्छा नेटवर्क होता है, अच्छे मेंटर होते हैं, आपके सक्सेस के चांसेस बहुत ईज़िली बढ़ जाते हैं। करेक्ट। सर लेगेसी बिजनेसेस जो होते हैं, जी। जब आपके पास आते हैं, उनके जो चैलेंजेस हैं, एक तो आप बताइएगा ही, आपने पॉलिसीज़ भी बहुत बनाई हैं। वो जो लेगेसी बिजनेस की जो पॉलिसीज़ आपने बनाई हैं, वो ज़रा कुछ पॉलिसीज़ बताइए ताकि जो एंटरप्रेन्योर्स देख रहे हैं उनकी कुछ मदद हो सके। तो आप फैमिली बिज़नेस के पॉइंट ये पूछ रहे हो कि खाली बिज़नेस के पॉइंट पे पूछ रहे हो? फैमिली बिजनेस के लिए जो आपने पॉलिसी आपने ठीक बताया है। था बनाई है, जो मैं नॉर्मल एंटरप्रेन्योर्स के भी देखो मदद कर मैं सके। 5 टिप्स देता हूँ। 5 पॉलिसीज़ आप रखो, तो आप हमेशा सुखी रहेंगे। 1, अपना पगार नक्की कर लो डे 1 पे, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, जब मर्ज़ी आए, जो मर्ज़ी आए उतना उठा लेते हैं। उसे उछल कहते हैं। भाई उछल नहीं करना है। आज धंधे में पैसा नहीं है तो हम नहीं उठाएँगे, एक्स्ट्रा पैसा तो उठा लेंगे नहीं। सिस्टम होना चाहिए, हर महीने 75,000 सैलरी। वो सैलरी से आपका होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, मोबाइल, घूमना-फिरना वो फिक्स होना चाहिए। देयर नीड्स टू बी क्लियर सेपरेशन कि तुमको सैलरी मिल रहा है बिकॉज़ यू आर अ डायरेक्टर, प्रॉफिट ईयर एंड पे मिलेगा। अपना 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 कंपनी तो जब मर्ज़ी जो करो वैसा नहीं चलता है। तो 1 वेरी, वेरी क्लियर पॉलिसी। 2, आप अपने डिसिप्लिन पैरामीटर्स नक्की करो कि आप क्या काम करोगे, कैसे काम करोगे। ख़ास करके 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, एक भाई दिन भर काम करता है, दूसरा भाई सिर्फ़ घूमता रहता है। फिर उनके बीच में झगड़े नहीं होते, उनके वाइफ़ के बीच में झगड़े होते हैं। ये देखा है बहुत मैंने। तो ये क्लियर पॉलिसी कर दो कि कौन कैसे काम करेगा, ये कैसे आगे बढ़ेगा। 3, वेरी, वेरी क्लियर इज़ कि कंपनी में डिसीजन मेकिंग कैसे लोगे। ये सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है कि कौन डिसाइड करेगा अगले साल क्या टारगेट होगा, कौन से डायरेक्शन में जाना है, नया दुकान डालना है कि नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है। तो डिसीजन हायरार्की कौन लेगा, यानी कौन ड्राइवर सीट है, बाकी कौन सपोर्टिंग है, वोटिंग होगा नहीं होगा। तो डिसीजन मैट्रिक्स को आप सॉल्व कर दो। एंड 4, लॉन्ग टर्म गोल क्या है। जैसे कुछ बिजनेस के हम पॉलिसीज डालते हैं कि भाई 2% या 5% प्रॉफिट हर साल डोनेट करेंगे, हम हमारे पुराने एम्प्लॉयज़ के लिए ये करेंगे। ये जो कल्चरल पॉइंट्स है ना, जितने भी कंपनी 100 साल से ऊपर है, मैंने बहुत कंपनीज़ इंडिया में काम किया है, बहुत सारे कंपनीज़ जापान में 100 प्लस ईयर्स, सब में ये कल्चर पॉइंट्स मिलेंगे कि वी विल डोनेट सम अमाउंट ऑफ मनी, वी विल टेक केयर ऑफ आवर एम्प्लॉयी वेलफेयर, वी विल कंट्रीब्यूट कम्युनिटी बिल्डिंग, सोसाइटी बिल्डिंग। तो कल्चर से कंपनी लंबा चलता है। करेक्ट। सर लास्टली मैं जानना चाहूँगा, जो आपकी कंपनी है 39 सॉल्यूशंस जी। करके, यहाँ पे आपकी क्या-क्या सर्विसेज़ हैं? आई एम जेन्युइनली क्यूरियस अबाउट इट। देखो, हम मेरा मेरा 39 सॉल्यूशंस ग्रुप है जिसमें हमारे 2 मेजर वर्टिकल्स है और एक छोटा वर्टिकल है। एक वर्टिकल है ट्रेनिंग कोचिंग का, कि हमारे पास फैमिली बिजनेस, स्टार्टअप्स, एमएसएमई आए, अपने नॉलेज को अपडेट करें, प्रैक्टिकल एमबीए ले, सिस्टम, सेल्स फनल, मार्केटिंग सीखे और नए एजेस सीखे। तो उससे वो तैयार हो जाए कि भाई मुझे धंधा कैसे करना है। सेकेंड वर्टिकल है जो उनको एक्सेलरेशन करता है। एक्सेलरेशन का बोले तो आपको एक्सपोर्ट कराना है, एक्सपोर्ट का पूरा टीम है। आपको वैल्यूएशन कराना है, वैल्यूएशन का टीम है। आपको एसएमई आईपीओ लॉन्च करना है, एसएमई आईपीओ का टीम है। आपको लोन चाहिए प्रॉपर तरीके में, लोन रेजिंग का टीम है। तो सेकंड इज एन एक्सेलरेशन आर्म। और थर्ड छोटा सा आर्म है हमारा एनजीओ, जहाँ पे हम कंपनीज को फोर्स करते, पुश करते कि भाई डोनेट करो, इधर नहीं और किधर भी डोनेट करो, टाइम भी दो। आप एजुकेशन को, हेल्थ केयर को डोनेट करो, यानी वो संस्कार मैनेज हो। तो 39 सोल्यूशन ग्रुप में ये है। और इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा, मेरे रिटेल चेन स्टोर्स भी आयुर्वेदा का, मेरा आयुर्वेदा का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और फैमिली बिजनेस रियल एस्टेट का है। ये सब ऑटो बोर्ड में हम चला रहे हैं। वेरी ब्यूटीफुल सर, बहुत ही अच्छा लगा सारी चीज़ों को जान के। एक तो जी। डेफिनेटली आई डू मोर रिसर्च एंड विल टॉक अबाउट इट लेटर। श्योर। बट जिन लोगों ने भी ये पूरा पॉडकास्ट देखा, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि आप लोगों को काफ़ी क्लैरिटी मिली हो, और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि सच्चे नियम बिजनेस के वही हमने आपके सामने लाने की कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू।